हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग अपने सेकेंड लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो टॉपिक था वो ये है मोशन इन वन डायमेंशन, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सीख चुके ये बात कि फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटी कितने टाइप की हैं, है ना, स्केलर, वेक्टर अलॉन्ग विद देयर एग्जांपल्स। और आप लोगों को ये बोला गया था कि एग्जाम्पल अपने कॉपी में लिखना था, तो सबमिट नहीं हुआ है। कोशिश कीजिए सबमिट कर दीजिए टाइम पर। अब वीडियो थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, जल्दी आएगा, इसीलिए कोशिश कीजिए जब वर्क मिला जैसे ही वीडियो देखते हैं उसी वक्त वर्क को कंप्लीट कीजिए और उसका स्नैप लेके आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए तुरंत, ठीक है। तो एग्जाम्पल था, उसके बाद ये दोनों क्वांटिटी के बारे में हम लोगों ने सीखा कि ये होता क्या है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। फिर फाइनली लास्ट टॉपिक हमारा आ चुका था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है, ये दोनों होता क्या है। तो प्रीवियस क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस हुआ था कि डिस्टेंस का मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस डिस्कस हुआ था, लेकिन आज और भी डिफरेंसेस डिस्कस होंगे। और आगे का टॉपिक देखते हैं, वेलोसिटी स्पीड को कवर करना है आज के टॉपिक में, तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप उसको बताइए, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया आपका कोई डाउट, अगर है तो ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी जो ये यहाँ पर टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस। ये आपके कॉन्साइज के बुक में दिया हुआ है और सेम वही सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वही सारा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। इससे क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों का कंसेप्ट और मिलेगा आपको, है ना। आपको मालूम है आपके क्लास में जो ये टॉपिक है ना, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आगे जो भी टॉपिक है, इसका जो बेस तैयार होता है ना, मीन्स आपका जो कंसेप्ट जो होता है, एकदम फ्रेश कंसेप्ट जो मिलता है वो क्लास 9 से ही मिलता है। तो अगर ये सब चीज़ आगे अगर क्लियर रहेगा, बेसिक सब चीज़ है ये, तो आगे फिजिक्स में मज़ा आएगा, है ना। आगे अगर मान लीजिए आप अपने करियर में आप साइंस को लेना चाहते हैं 10th के बाद, या आगे कुछ ऐसा है, तो उसमें आपको बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अभी जो एकदम बेसिक सब चीज़ है, ये सब जिनका भी अच्छा होगा, इवन आगे जो भी चैप्टर आने वाला है फिजिक्स का, वहाँ पर भी फिर और मज़ा आएगा और अच्छे से बनेगा, क्योंकि सब चीज़ रिलेट होगा, आगे यूज़ पड़ेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफिनेशन नहीं आएगा, फिर सिर्फ कंसेप्ट वहाँ यूज़ होगा। तो ये बहुत अच्छा है अभी कि पहला चैप्टर है, इसके बारे में जानना है तो जितना भी चीज़ जान सकते हैं, आपके मन में जितना क्यूरियोसिटी है इसको जानने का, और जो भी चीज़ आपको इसको मन में आता है तो वो आप सोचिए और अब पूछिए कि क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे करेंगे तो ये क्या होगा। बहुत सारा बात अपने माइंड में लाइए, और जितना भी चीज़ अभी यहाँ पर है ये तो बताते यहीं तक लिमिटेड मत रखिए अपने आप पढ़ाई को। आप इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ आता है तो आप उसको पूछिए, सोचिए कि ये हो सकता है क्या। फिर बुक्स को पढ़िए, तब जाके एक्सप्लोर कर पाएंगे आप अपने आप को, तब जाकर कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, सबका सॉल्यूशन आपके पास होगा। लिमिटेड स्टडी नहीं करना है, लिमिटेड एडिशन नहीं बनना है ना। लेटेस्ट एडिशन बनने के लिए सारा चीज़ मालूम होना चाहिए, हर फैसिलिटी स्पेसिफिकेशंस आपके पास हो तो फिर अच्छा होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन को अगर बात करें तो वो हो चुका था, प्रीवियस लेक्चर में हमारा हो चुका था, डिफिनेशंस हम लोगों ने जान चुका था। तो उसी डिफिनेशन से ही यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो उस 2 पॉइंट को एक बार देख लेते हैं। ये कल प्रीवियस लेक्चर में ये 2 डिफिनेशन से रिलेटेड बात था। इसमें ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पॉइंट अबाउट द डिस्टेंस इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी अगर जा रहा है तो उसका जो पाथ है ना, रास्ता, जो रास्ता को वो फॉलो किया है, वो पाथ ज़रूरी होता है डिस्टेंस में, ठीक है। और वही चीज़ डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं है ना। डिस्प्लेसमेंट कभी भी ऑब्जेक्ट के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये बड़ा एग्जाम्पल जो था क्लियर था ना एकदम, जो जैसे कर्व पाथ था, जैसे ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर कोई गया तो ये जो यहाँ से यहाँ गया तो ये पाथ जो था, इससे पूरा इसका जो लेंथ होता था उससे डिस्टेंस निकलता था।
लेकिन अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देते थे तो ये स्ट्रेट लाइन हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ये कर्व पाथ पर डिपेंडेंसी नहीं रहा ना, है या नहीं। तो इस कारण से आप क्लियर हो गया, पहला पॉइंट आपको क्लियर। रास्ता और भी अगर आपको क्लियर करना है और एग्जांपल हम दे सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्लियर था ना। तो ये लेंथ और ये लेंथ प्लस करने पे डिस्टेंस आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट, है या नहीं। तो अभी देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट किए तो पूरे पाथ पर ये डिपेंड किया क्या, पूरा रास्ता का लेंथ हुआ क्या, नहीं ना, सिर्फ शॉर्टेस्ट लेंथ पूरे रास्ता का। तो ये पूरा पाथ पर डिपेंड नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। कर्व पाथ यहाँ पर डिस्टेंस डिपेंड करता है पूरे रास्ते पर, और डिस्टेंस जो है वो स्ट्रेट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ पूरे जर्नी का जो होता है उस पर डिपेंड करता है। तो पहला वाला पॉइंट तो ऐसे भी पहले से भी क्लियर था। आ जाते हैं नेक्स्ट, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंड पॉइंट अबाउट डिस्टेंस इज दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, क्योंकि ये कैसा क्वांटिटी था, डिस्कस कर चुके थे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं रहता है, इस कारण से ये हमेशा ही पॉजिटिव ही होता है। कहने का मतलब जिधर मोशन हुआ रहता है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। तो इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा जाता है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो अगर डायरेक्शन आएगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है उसका वैल्यू और निगेटिव भी हो सकता है उसका वैल्यू। अब देखिए बहुत स्टूडेंट याद कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये होगा, वो होगा। क्या पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव होगा, है ना। ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट लिख दिए उसके आगे में माइनस लगा दिए जो भी वैल्यू होगा वो आपका निगेटिव में होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर ऐसा आप लिख देंगे, है ना, अगर निगेटिव रहा तो। कंडीशन है उसके केस में ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो मूव कर रहा है, वो जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेस कर गया तो वैसे केसेस में निगेटिव ले लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन का जब केसेस आता है तो निगेटिव ले लेते हैं। ये सब आगे भी डिस्कस होना है। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। तीसरे पॉइंट में आते हैं, और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इसे बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा और चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी, अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, इट किसके लिए हो रहा है, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, ज़्यादा होगा, या इक्वल होगा, किसके, तो डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट का भी क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के बारे में बता चुके थे। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू था ना, क्लास में बताया 20, 30, 48। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू होगा, उसका जो भी वैल्यू होगा और डिस्टेंस का जो भी वैल्यू होगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। यानी ये बात बोल सकते हैं कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है या तो वो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है, ऑलवेज बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक। पहले समझ लेते हैं पॉइंट को, उसके बाद एग्जांपल से भी क्लियर कर लेंगे, है ना। आते हैं इधर डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो या तो लेस हो सकता है या इक्वल हो सकता है, किसके, डिस्टेंस के। ऑब्वियस है ना, जब ये इससे हमेशा बड़ा होगा तो इसका मतलब ये हमेशा इससे छोटा होगा, और इक्वल वाला केस तो होगा ही। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा। एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पर एक और है कि बट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। डिस्टेंस से लेकिन कभी भी वो ग्रेटर नहीं हो सकता है, वही बात है। तो अगर आप
प्लेसमेंट को ध्यान में रखकर अगर आप ये लिखते हैं तो ये ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस होगा और यह इक्वल हो सकता है, कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है, नेवर एवर है ना। तो अभी ये थर्ड पॉइंट का जो स्टेटमेंट है इसका मतलब तो क्लियर हुआ ना कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता, वही डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस के वैल्यू से या इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो अभी इस सिचुएशन इस वाले थर्ड वाले पॉइंट के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले एकदम नॉर्मल सब सिंपल सब एग्जाम्पल देते हैं जो कि आप अभी देखे हैं, है ना, और बोले थे आज के क्लास में पढ़ के आना है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं कुछ तो आप थोड़ा पढ़ लीजिए, तब फिर वीडियो देख सकते हैं आगे। आपकी मर्जी, आपका फ़ोन, आपका इंटरनेट, आपका मन, जैसे करना है कीजिए, जो लेकिन अच्छा है उसको फॉलो कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर आते हैं थर्ड वाले पॉइंट में, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। ऊपर वाला पॉइंट को करते हैं रब, ताकि एग्जाम्पल अगर ऊपर दें तो आप उसको रिलेट कर पाए, समझ पाए। ठीक है, हाँ, डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर इसी का एग्जांपल पहले देते हैं, इसी का एग्जांपल अगर देते हैं, जैसे देखिए ये वाला पाथ था ना, ये कल भी डिस्कस हुआ था, ए से बी तक गया। ए से बी तक जाने में ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ आया। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बस यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन जो इसके बीच की दूरी है। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो रहा है कि एकदम डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ऐसे 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 घूम घूम के गया है। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि छोटा होगा। ठीक, कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अगर क्लियर नहीं होता है तो। ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट, ए से बी फिर बी से सी, कोई भी बॉडी ए से बी गया, बी से सी गया। ठीक है, अभी यहाँ जो वैल्यू लिखते हैं कुछ मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दोनों के बीच, ये सब सिखा चुके हैं, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अभी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं AC का वैल्यू। अभी अगर हम यहां पर बोलें डिस्टेंस क्या हुआ, तो AB प्लस BC दैट इज 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अभी अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AC। और ये इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो क्या कहता है, अगर नहीं है ये चीज़ तो यहाँ से जो लेंथ अगर आप मेज़र करेंगे उससे भी पता चल सकता है, नहीं तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम से पता किया जा सकता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्या है हमारा बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर साइड। तो BC के जगह पर लिखते हैं 3, AB के जगह पे लिखते हैं 4, 9 प्लस 16 दैट इज 25। तो AC अगर होगा तो रूट होगा ये, और ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। अभी आप देखिए वैल्यू ऐसे सिचुएशन में, यहां पर आप देख लीजिए द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ और द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है, हमेशा होगा। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, चाहे ये एग्जांपल हो, ये एग्जांपल हो, कोई भी, ऑलवेज इसीलिए बात कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, ग्रेटर देन वाला समझ में आ गया। अभी बात है इक्वल, किस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है।
इसके लिए डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, या आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में ऑलवेज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको समझाते हैं एग्जाम्पल देके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे देखिए, अभी मान लीजिए यही सिचुएशन रखते हैं, वही बॉडी ए से बी तक ही गया, सी तक गया ही नहीं, और यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, ए बिटवीन ए और बी के बीच जो डिस्टेंस था वो 4 सेंटीमीटर है। तो अभी बताइए कोई यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 4। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 4, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो भी 4 है। तो इन दिस सिचुएशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सो द स्टेटमेंट इज दैट डिस्टेंस कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। या तो वो इक्वल हो सकता है या उसके बड़ा हो सकता है। तो इसी तरह से आप ये भी सीख गए इधर का कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा लेस देन होगा डिस्टेंस से और इक्वल होगा। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट? चलिए अभी आते हैं ये वाला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में काम आने वाला। आप ये समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो अभी देखिए यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में फिर स्टेटमेंट ये है कि इट मे नॉट बी ज़ीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, उसी सेम सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो कभी नहीं होगा। बट इट कैन नॉट बी ज़ीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन ज़ीरो। अब इस देखिए, अगर आप एक बार में पूरा पढ़ जाएंगे तो समझ में क्या आएगा? ज़ीरो। इसीलिए ध्यान से ब्रेक करके री रीडिंग का आदत डालिए। नहीं समझ में आता है फिर से उसको पढ़िए, ब्रेक कर करके पढ़िए, क्यों नहीं समझ में आएगा। इट मे नॉट बी ज़ीरो, कौन? डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ हो तो भी। ठीक, फिर बट इट कैन, किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस जो है वो नॉन ज़ीरो हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट भी नॉन ज़ीरो है। अभी एग्जांपल देते हैं, वो देखिए क्या कहता है। एक कंडीशन, एक एग्जांपल में ये जो पहला, इसमें 2 पार्ट है ना। एक पार्ट ये बोलता है कि डिस्टेंस नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन उसी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। फिर बात ये आ रहा है कि डिस्टेंस अगर ज़ीरो नहीं है किसी कंडीशन में तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं हो सकता है किसी भी कंडीशन में। मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है और ज़ीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी एग्जांपल देते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक केस, पहले वाले केस को समझने के लिए एग्जांपल दे रहे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पर लिखने से पहले एक एग्जांपल, ऐसा सिंपल सा चीज़ बताइए। आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, सेम रास्ता, सेम पाथ, सेम तरह से गए, तो स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ आप गए फिर वापस वहीं आ गए, तो इनिशियल भी वहीं आ गया, फाइनल भी वहीं आ गया, तो उसके बीच कोई दूरी रहा क्या? नहीं रहा। तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं हुआ ना, क्योंकि डिस्टेंस तो पूरे पाथ का जो जर्नी होता है उसका लेंथ के सम के बराबर होता है। मान लीजिए आपके घर से आपका स्कूल 5 किलोमीटर है, तो कितना हो गया डिस्टेंस? जाने में 5 किलोमीटर, आने में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यानी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन उसी केस के लिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, और कोई केस यहाँ पर ये देख लीजिए, एक सिचुएशन है, ये
इसके बीच का दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है, ठीक है। कोई यहाँ गया और फिर वापस आ गया, फिर फाइनली वो यहीं आ गया, तो इसी केस में डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। तो ये वाला बात क्लियर हो गया ना, डिस्टेंस हमारा 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है। अभी है कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, यही वाला एग्जाम्पल। डिस्टेंस इस केस में 7 है, डिस्प्लेसमेंट 5 है, दोनों ही 0 नहीं है, हो सकता है। अभी क्लियर हो गया ये वाला बात। अभी आते हैं इस वाले बात में। यहाँ भी देखिए हो ही चुका है क्लियर। इट इज़ 0, इट किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रहा है कि ये 0 होगा अगर डिस्टेंस 0 हो। बोलेंगे सर अभी तो बोले कि डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता है, तो ये कि कौन सा सिचुएशन आ गया जिसमें डिस्टेंस 0 है और बोलता है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। देखिए कौन सा केस है। आपका मन नहीं किया स्कूल जाने का, बहाना क्या, कुछ पेट दर्द कॉमन बहाना, तो आप तो गए ही नहीं, बेड पर ही रह गए। बहाना है तो कैसे तुरंत नहीं जा सकते ना, पता चल जाएगा कि झूठ बोले हैं। तो आप कहीं गए ही नहीं, आप अपने बेड पर ही हैं, तो आप तो कोई भी डिस्टेंस कवर किए नहीं। इस केस में डिस्टेंस भी 0 हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया, मतलब कोई बॉडी जहाँ है वहीं रह गया। तो उस केस में क्या कहता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस भी 0 है। ठीक, आगे देखिए फिर स्टेटमेंट, बट इट कैन नॉट बी 0 इफ डिस्टेंस इज नॉट 0। बोलता क्या है कि लेकिन ऐसा है, कैन बी 0, सॉरी, बट इट कैन बी 0, लेकिन वो 0 हो सकता है अगर डिस्टेंस 0 नहीं है। ये वाला केस, डिस्टेंस 0 नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 0 है और डिस्टेंस 0 नहीं है। उसी चीज़ को बार बार घुमा घुमा के बोला गया है। थोड़ा सा टाइम देके आराम से पढ़ेंगे और जो बात बताएं उसको समझाएं, उसको अगर सुनेंगे ध्यान से तो आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो डिफरेंसेस था उस पर डिस्कशन, इंपॉर्टेंट सब चीज़ नोट डाउन कीजिए। कुछ अगर समझना है, अगर आपको थोड़ा देर वेट करके पॉज कर दीजिए वीडियो को, सोचिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। एकदम कंप्लीट अपने स्टडी में घुस जाइए। हाँ, आप एकदम सेपरेट, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है एकदम ध्यान मत दीजिए। जब आप अपना वर्क कर रहे हैं, आपका वर्क, ठीक है। जैसे एकदम टीवी देख रहे होते हैं या कुछ भी अपना ऐसा कोई मूवी देख रहे होते हैं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं कि अब ये सीन क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, एकदम फुल कंसंट्रेशन रहता है। पता भी नहीं चलता है कि इधर से कौन आया है कौन गए, एकदम वैसा ही पढ़ाई में करना पड़ेगा। हो जाएगा, आगे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो घर में रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, वर्क को कंप्लीट कीजिए, सबमिट कीजिए, डाउट बताइए। आगे के टॉपिक में हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू।